ये सिंपल क्विज नहीं है, ये चेक है कि तुम कॉन्सेप्ट समझते हो या सिर्फ पढ़ते हो। देखते हैं कि एग्रीकल्चर के टॉपिक में तुम्हारा लेवल क्या है। हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी 1000 क्वेश्चन सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। यहाँ सवाल सीधे नहीं होंगे, आपको सवालों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा, सिर्फ सरफेस नॉलेज होना काफी नहीं होगा। क्वेश्चंस पर ध्यान से पढ़ें, जल्दीबाजी ना करें और ऑनेस्टली अपना अटेम्प्ट दें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। जहां ऋतुओं के अनुसार पेड़ों में पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि उन वनों के बारे में पूछ रहा है जहां ऋतुओं के अनुसार पेड़ जो है अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। तो सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने ध्यान से ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि पर्णपाती वन यानी कि डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो अपनी पत्तियां ऋतुओं के अनुसार जो है झाड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि ऋतुओं के अनुसार इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं। गर्मियों और सर्दियों दोनों में ही इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, क्योंकि इन्हें गर्मियों में भी और सर्दियों में भी पानी की पूर्ति के लिए अपनी पत्तियों को छोड़ना पड़ता है, यानी कि झाड़ना पड़ता है। ठीक है, इन्हें मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आपके पास 10%, 20%, 25% या 33%। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 20% जो है भारत का भूभाग जो है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड में बिनसर के जंगल जो है वो अवस्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का डैश है। ऑप्शन है आपके पास 17.23, 18.5, 21.54 या 20.67। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21.54%। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि लगभग 20% के निकटतम है, तो 21.54 जो है उसका सही भौगोलिक क्षेत्र कवर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। तो वो पूछ रहा है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, वन क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है। देखो, जो वन है उनका वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है। एक तो क्षेत्र के आधार पर, यानी कि वन जो है किस क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक हैं, और दूसरा है आपका परसेंटेज के आधार पर, यानी कि प्रतिशत के आधार पर, यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी कि भूभाग का कितना अनुपात जो है वनों से घिरा हुआ है। तो वन क्षेत्र की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें वन क्षेत्र की, यानी कि क्षेत्र एरिया की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आता है आपका एमपी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। और अगर हम परसेंटेज के आधार पर करें, यानी कि प्रतिशत के आधार पर करें, तो सबसे ऊपर आता है आपका मिजोरम। ठीक है, सबसे ऊपर क्या आता है आपका मिजोरम। उसके बाद आता है आपका अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद आता है आपका मेघालय। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है एग्जाम में कि किसके बारे में पूछा है, वन क्षेत्र पूछा है या प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमसे वन क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है, तो मध्य प्रदेश का सही आंसर हो जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? हिमालय नम शीतोष्ण वन, उप उष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका सही आंसर है आपका उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ठीक है, किस प्रकार के वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है सबसे ज्यादा भारत में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द व्हाइट रेवोल्यूशन, यानी कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? लेदर प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन या लाइमस्टोन प्रोडक्शन। तो सभी को पता है कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है। ठीक है, अब आप सभी ऑप्शन में कमेंट में बताएंगे कि मिल्क प्रोडक्शन यानी कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके जनक कौन है? व्हाइट रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था भारत में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा एक जूनोटिक रोग है जो दूषित दुग्ध
के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है? ट्यूबरक्लोसिस, एफएमडी, एंथ्रेक्स या ब्लोट? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी। टीबी एक ऐसा रोग है, जूनोटिक रोग होता है जो हमें जानवरों से फैलता है, ठीक है। तो वो एक जूनोटिक रोग है जो दूषित दुग्ध का सेवन करने से हमारी बॉडी में फैल सकता है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो एक जानवरों में होने वाली बीमारी है, ठीक है। ये जानवरों में होती है, एनिमल्स में। तो इस इंसानों का तो इससे कोई रिलेशन नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंथ्रेक्स। तो ये जो है ये भी जानवरों के शरीर में जो है होती है, ठीक है। जानवरों के शरीर से होती है, मतलब ह्यूमंस को। ये है ब्लोट, और ये ब्लोट जो है ये भी एक जूनोटिक, ये ब्लोट जो है ये जूनोटिक रोग नहीं है। ये पशुओं के पेट में हो जाता है। जैसे आपके पेट में गैस हो जाती है, इसी तरीके से जो पशु होते हैं उनके पेट में जब गैस हो जाती है तो उसको ब्लोट कहते हैं। तो ये दोनों तो एनिमल्स को होने वाली बीमारी हो गई है, तो कैंसिल हो गई। तो जूनोटिक रोग जो दुग्ध के सेवन से होता है वो होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैंस की किस नस्ल को इसके उच्च दुग्ध उत्पादन के कारण भारत का काला सोना कहा जाता है? सूरती, मुर्रा, मेहसाणा या जाफराबादी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुर्रा जो भैंस की नस्ल है उसे उच्च दुग्ध उत्पादन के लिए भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है। पशुधन कार्यक्रम के अंतर्गत 2 खुर वाले पशुओं के किस विषाणु रोग को अर्धवार्षिक टीकाकरण हेतु प्राथमिकता दी जाती है? खुरपका मुंहपका यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, ब्रुसिलिस, पीपीआर या स्वाइन फीवर? तो इसका सही आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खुरपका और मुंहपका यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है ये इसके वर्ष में 2 बार टीकाकरण होता है एनिमल्स को, ठीक है, ताकि उनमें ये जो रोग है, ये विषाणु रोग जो है वो ना फैल सके। गाय स्तनपान की किस चरण में स्तन शोध यानी मेस्टेट्स के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? बछड़े के जन्म से पहले, पूर्ण दुग्ध उत्पादन के बाद, मध्य स्तनपान चरण या बछड़े के जन्म का संक्रमण काल? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बछड़े के जन्म का संक्रमण काल जो है इस समय जो गाय है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। चलिए, एफएसएसआई के निर्देश अनुसार वाणिज्यिक पशु आहार हेतु किस मानक अनुपालन को किया जाना चाहिए? ISO 9001 एक्रीडेशन, BIS सर्ट एज पर IS 2052, थर्मल पास्चराइजेशन या एनवायरमेंटल ऑडिट? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BIS सर्ट एज पर IS 2052। निम्नलिखित में से कौन सी तेल की खली अखाद्य और पशुओं को खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है? अरंडी की खली, नीम की खली, महुआ की खली या उपयुक्त फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरंडी की खली जो है वो ना ही एनिमल्स को यानी कि ना ही पशुओं को और ना ही ह्यूमन बींग्स यानी कि मनुष्य को, दोनों के लिए ही खाद्य के लिए यूज नहीं की जा सकती, यानी कि ये खाने के लिए प्रयोग नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? निर्वाह खेती, बायो रेमिडिएशन, उपचार या समोच्च खेती? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समोच्च खेती, जिसको कंटोर फार्मिंग भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्प प्रज्वलन हेतु आवश्यक प्रकाश काल के आधार पर कौन सा लघु दिवस पौधा नहीं है? राइस यानी चावल, ज्वार या हरा और काला चना या गेहूं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेहूं। जो गेहूं है वो शॉर्ट डे यानी लघु दिवस पौधा नहीं है। एक बार इसको भी समझ लेते हैं। जो प्रकाश की अवधि है यानी कि प्रकाश की अवधि के आधार पर जो है फसलों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आते हैं आपके शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि लघु दिवस पौधे, शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स ये वो पौधे होते हैं जिनमें फूल आने का एक निश्चित काल जो होता है वो होता है, यानी कि 10 से 12 घंटे के अंदर अंदर जो है इसमें 10 से 12 घंटे में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है और इसमें फूल आ जाते हैं, मतलब, ठीक है। ये इसमें आने वाले जो अनाज है वो है धान, ज्वार, मूंग, ठीक है, इस तरीके के जो अनाज है इसमें आते हैं। दीर्घ दिवस की बात करें यानी कि लॉन्ग
लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है, इन्हें फूल आने के लंबे समय यानी कि 12 से 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें 12 से 14 जो है घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें आते हैं आपकी रबी फसलें जैसे गेहूं, जौ, जई। ठीक है, और तीसरे होते हैं आपके डे न्यूट्रल, यानी कि इनको दिन और रात के प्रकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि टमाटर, कपास और सूरजमुखी। तो इसमें हमसे लघु दिवस यानी कि जिनको 10 से 12 घंटे की आवश्यकता होती है प्रकाश की, उनके बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, यानी कि हमें लघु दिवस के बारे में नहीं पूछा है। तो राइस जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है, ज्वार भी और चना भी, लेकिन वीट नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, वीट, यानी कि गेहूं नहीं है। फ्लो पैन के नीचे एक अभेद्य परत बनाने हेतु स्थिर पानी की स्थिति में किए गए जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? पडलिंग, मल्चिंग, हिविंग या लोपिंग? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पडलिंग। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति यानी वाटर लॉगिंग की आवश्यकता होती है? गेहूं, चाय, कॉफी या चावल? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चावल के लिए वाटर लॉगिंग की आवश्यकता होती है। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नाट्रेक्स अनावृत हुआ है? पंजाब, मध्य प्रदेश, गोवा या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश। नाट्रिक्स की जो फुल फॉर्म है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि नाट्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ साहा, हरिगोविंद खुराना या एम.एस. स्वामीनाथन? तो सभी को पता है हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्होंने नॉर्मन बोरलॉग, जिनको विश्व के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है जो कुल उत्पादन का लगभग 3/4 भाग उपजाता है? असम और सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल और सिक्किम या मेघालय और पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है लगभग 75% जो है चाय का उत्पादन कर देता है। ठीक है, लगभग 75% उत्पादन यही करते हैं दोनों राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल, असम, तमिलनाडु या कर्नाटका? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। लगभग 70% से अधिक जो है कर्नाटका अकेले कॉफी का उत्पादन करता है, जिसमें कुर्ग और चिकमंगलूर जैसे जो क्षेत्र हैं कर्नाटका के, वो सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभर कर आते हैं कॉफी उत्पादन के लिए। इसके बाद बात करें तो कर्नाटका के बाद केरल और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु जो है कॉफी का उत्पादन करते हैं। भारत में किस मौसम के दौरान रबी फसल की खेती मुख्य रूप से की जाती है? पतझड़, गर्मी, मानसून या सर्दी? इसका सही आंसर सभी को पता है कि सर्दी में रबी क्रॉप्स की फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य का एक वाणिज्यिक फसल यानी कि कमर्शियल क्रॉप है? केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब। पंजाब में जो चावल है उसे एक कमर्शियल क्रॉप यानी कि वाणिज्यिक फसल के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरे स्थान पर है। खेती से मिलने वाली उपज यानी कि खेती जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके मामले में दुनिया में भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर कौन है? चाइना। उसके बाद आता है आपका भारत। ठीक है, उसके बाद भारत, फिर यूएस और फिर ब्राजील। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हरित क्रांति आंदोलन मुख्य रूप से कब कब तक चला? 1965 से 1970, 1965 से 1980, 1967 से 1978 या 1967 से 1990? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1965 से 1980 तक चला था भारत में हरित क्रांति का आंदोलन। ठीक है, चलिए इसमें मुख्य रूप से बीज जो कि HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो थे उनका इस्तेमाल किया गया।
फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारी उपज में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और एक तरीके से हरित क्रांति भारत में आई थी। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल यानी कि बेवरेज क्रॉप निम्नलिखित में से कौन सी है? जूट, बाजरा, चाय, मक्का। देखो क्वेश्चन ही कह रहा है कि पेय फसल, पेय मतलब जिसको हम पीते हैं, क्या हम जूट को पीते हैं? नहीं। बाजरा नहीं, मक्का नहीं, तो किसको पीते हैं? चाय को पीते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। आधे क्वेश्चन तो हमारे लॉजिक से ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आधारिक संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या खनन। देखो सिंचाई का भी इस्तेमाल होता है कृषि में, सही है। सड़कों की उपलब्धता, अब हमने खेती की, अब उसको हम बेचने भी तो जाएंगे, प्रोडक्शन किया है तो उसको सेल भी तो किएंगे। बीमा, फसल का बीमा होता है, लेकिन माइनिंग यानी कि खनन का सीधा सीधा एग्रीकल्चर से यानी कि कृषि से कोई संबंध नहीं है। तो इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। चलिए, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूल और फल उगाने की क्रिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हॉर्टिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, पिसिकल्चर या वर्मीकल्चर। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हॉर्टिकल्चर। फल, सब्जी, फूल उगाने के लिए हॉर्टिकल्चर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आर्बोरिकल्चर, वर्मीकल्चर और पिसिकल्चर जो है शब्द का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। चलिए, पर्यावरण खेती इको फार्मिंग को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? शुष्क खेती, संविदा खेती, जैविक खेती या झूम खेती। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैविक खेती के रूप में जो है इसको जाना जाता है। सिंचाई के निम्नलिखित तरीके में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? छिड़काव सिंचाई, उप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई या बबलर सिंचाई। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ड्रिप सिंचाई को जो है ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक खरीफ फसल यानी खरीफ क्रॉप है? कपास, गेहूं, चना या सरसों। तो इसका सही आंसर है आपका कपास। खरीफ क्रॉप के बारे में पूछ रहा है ना, तो कपास। गेहूं, सरसों और चना जो है वो आपकी रबी क्रॉप्स हैं यानी कि रबी फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है कि नहीं है। यह मानसून पर निर्भर करता है, कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह निर्वाहन कृषि है, औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो देखो हमारा हमारी कृषि जो है मानसून पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, बिल्कुल सही है, जनसंख्या ज्यादा है और किसान जो है वो कम है। यह निर्वाहन कृषि है, बिल्कुल सही है कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो जीवन यापन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक फसलों की प्रधानता, जो औद्योगिक फसल है उनकी प्रधानता ये नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ ज्यादा खाद्य पदार्थों की प्रधानता है। औद्योगिक फसलें होती हैं जैसे कैश क्रॉप्स, ठीक है। कैश क्रॉप यानी कि जैसे आपकी वो हो गई कॉफी, चाय, ठीक है। ये शुगर केन यानी कि गन्ना जो है ये कैश क्रॉप्स होती है ना, तो इनकी प्रधानता नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ खाद्य फसलें जो है उनकी प्रधानता है। कौन सी खेती है जिसमें किसान संसाधनों को एकत्रित कर अनुपात में उत्पादों को वितरित करता है? स्थानांतरित कृषि, व्यावसायिक कृषि, वृक्षारोपण कृषि या सहकारी खेती। देखो क्वेश्चन ही कह रहा है कौन सी खेती ऐसी है जिसमें किसान संसाधनों को एकत्रित करता है। मान लो कि आपके पास किसानी का यानी कि खेती का कोई एक सामान है, किसी आपके दोस्त के पास कोई और सामान है, आपने दोनों ने मिलकर फैसला किया कि चलो हम दोनों साथ में मिलके खेती करेंगे, तुम मेरा सामान यूज करना, मैं तुम्हारा सामान यूज करूंगा। तो वो कौन सी खेती होती है? वो होती है कोऑपरेटिव खेती, ठीक है, यानी सहकारी खेती। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत कॉफी बोर्ड के तहत बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए की गई थी? तो इसका ऑप्शन है आपके पास कॉफी ब्लॉकचेन, कॉफी क्लाउड, कॉफी कनेक्ट या कॉफी चौपाल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉफी ब्लॉकचेन। कॉफी ब्लॉकचेन जो है ये एक मार्केट प्लेस ऐप है जिसमें सही मूल्य कॉफी के लिए निर्धारित किया गया है। मतलब जैसे एक ऐप बना दिया गया है कॉफी बोर्ड के द्वारा जिसमें आप अपनी फसलों की जानकारी दे सकते हैं और इसमें आपको एक सही मूल्य जो है आपकी फसल का दिया जाएगा, ठीक है। एक तरीके से डिजिटल बना दिया है इसे। परिवार के निर्वाहन के लिए फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जीविका कृषि, मिनिमल
मिनिमलिस्ट खेती, कोटा खेती या संस्थागत खेती। देखो निर्वाहन की बात कही गई है तो इसका सही आंसर ए हो जाता है, यानी कि जीविका कृषि जो है वो निर्वाहन कृषि, जो निर्वाहन के लिए जो हम फसलें उगाते हैं, पशुपालन करते हैं, तो उसको जीविका कृषि कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल यानी कि प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? कोको, सुपारी, रबड़ या चाय। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रबड़। रबड़ जो है वो एक खाद्य रोपण, खाद्य मतलब जिसको हम खा सकते हैं। देखो कोको को हम खाते हैं, सुपारी को भी हम खाते हैं, चाय भी हम एक तरीके से खाने के तौर पर यूज करते हैं, मतलब खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, लेकिन रबड़ का हम सेवन नहीं करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। भारत में प्रमुख सुपारी यानी कि एरेका नट उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर या कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटका। कर्नाटका पूरे देश का लगभग 60% सुपारी का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेमन। तो मैक्सिको, चीन, भारत या ब्राजील। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा नींबू का उत्पादक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का। ठीक है, इसके बाद नंबर आता है मैक्सिको का, फिर आता है चीन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, केरल या कर्नाटका। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो कोंकण क्षेत्र है वो कैश्यू नट्स यानी कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। चलिए, खरीफ फसलें यानी खरीफ क्रॉप के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? गर्म व नम, ठंडा और शुष्क, ठंडा और नम या गर्म और शुष्क। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गर्म और नम जो मौसम होता है वो खरीफ फसलों के लिए सबसे ज्यादा सही माना जाता है। चलिए, आम की प्रसिद्ध हिमसागर किस्म मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। हिमसागर जो नस्ल है किसकी, आम की, वो पश्चिम बंगाल की सबसे प्रसिद्ध नस्ल है। बात करें गुजरात की तो गुजरात में केसर आम, ठीक है, गुजरात में केसर आम जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र का अल्फोंसो और उत्तर प्रदेश का लंगड़ा आम, दशहरी, चौसा। ठीक है, कई सारे आम जो हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्यमुखी यानी कि सूरजमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? रेग्यूलर मिट्टी, दोमट मिट्टी, शुष्क हल्की मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा सही मानी जाती है सूरजमुखी की खेती के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मुलगोबा, बादामी, चौसा या केसर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौसा। हिमाचल प्रदेश का चौसा जो आम है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बात करें मुलगोबा की तो मुलगोबा जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटका क्षेत्र से कर्नाटका क्षेत्र के से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बादामी जो है वो है कर्नाटका से, और केसर जो है वो भी हमने गुजरात में पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, भारत दुनिया में फल उत्पादन यानी फ्रूट प्रोडक्शन के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरे स्थान पर है। बात करें पहले स्थान की तो पहले स्थान पर चाइना, फिर इंडिया यानी कि दूसरे स्थान पर इंडिया, और तीसरे स्थान पर ब्राजील। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का कुल प्रतिशत कितना है? 56.7, 60.7, 64.7 या 68.7। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 64.7%। उत्तर प्रदेश का पूरा भूभाग देखें, जैसे उत्तर प्रदेश का मैप है, रफली मैप बनाया है, ठीक है, इसका लगभग 64.7% जो हिस्सा है वो कृषि का है। और अगर पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में 11% भूमि जो है उत्तर प्रदेश की, 11% भूमि जो है वो उत्तर प्रदेश की भूमि है, कृषि के लिए उपयोग में लाई जाती है। और उत्तर प्रदेश अकेले लगभग 21 से 22% जो है खाद्यान्न
उत्पादित करता है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश का इतना प्रतिशत हिस्सा जो है वो कृषि का है। पूरे भारत में जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है कृषि का वो 11% आता है, और अकेले उत्तर प्रदेश सिर्फ 21 से 22% जो है खाद्यान्न प्रोड्यूस करके देता है भारत को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल यानी स्टेट फ्रूट घोषित किया गया? क्वीन अनानास, किंग ऑरेंज, प्रिंस आम या क्वीन लीची? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वीन अनानास को हाल ही में त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC से भारत के किसानों को किसानों को उनके खेतों में मिट्टी के कितने मापदंडों की जानकारी मिलेगी? 5, 12, 10 या 14? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जो है मापदंडों की जानकारी मिलेगी। निम्नलिखित में से किस फसल को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? मक्का, रागी, बाजरा, गेहूं? तो आपको सही दिख ही रहा है कि गेहूं जो है वो क्या है, रबी क्रॉप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? डी। ठीक है, तो डी जो है वो रबी क्रॉप है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य फसलों की खेती के साथ खेती, दो फसलों को एक ही खेत में उगाना, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बात कर रहा है मिक्स्ड फार्मिंग की। तो मिक्स्ड फार्मिंग में पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ किया जाता है। ठीक है, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ किया जाता है किसमें? मिश्रित खेती यानी मिक्स्ड फार्मिंग में। बात करें दो फसलों को एक ही खेत में उगाने की, तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। और नकदी और खाद्य फसलों की एक साथ खेती, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, इसको बोलते हैं आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, अब अंतर समझ में आ गया? मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि जब दो फसलें एक साथ उगाई जाए। मिक्स्ड फार्मिंग मतलब जब पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ किया जाए, और जब दो फसलों को एक ही साथ खेत में उगाना हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो आज की सीरीज का यानी कि आज डे 5 का ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। लेकिन अगर सही नहीं आए हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी कमी कहाँ पर है और मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है। ठीक है, कंपटीशन में फर्क नॉलेज से नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी से होता है। ठीक है, अगली बार जो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, आपको उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, गैस नहीं करना है, क्योंकि गैस से हमारे ज्यादातर सवाल जो है वो गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए आज के डे 5 को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले डे में और मजबूती के साथ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।